ये कहानी है उस चोरी की जिसने दुनिया की टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कई सालों तक चैन का सांस नहीं लेने दिया। एक दो नहीं बल्कि ये चोरी 300 मिलियन येन की थी। ये चोरी करते हुए भी चोर ने ना किसी चाकू या कोई से भी गन का इस्तेमाल किया और ना किसी की हत्या की। उसने इतनी बड़ी रकम कैसे सिर्फ बेवकूफ़ बनाकर चुराया और उससे बढ़कर चोरी के बाद इस चोरी का राज कैसे आज तक पता नहीं चला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कबीर। द क्राइम क्लास में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है 1968 जापान। उस दौर में जापान टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका, जर्मनी जैसे मुल्कों से भी कहीं आगे था। उस वक्त जापान में नए नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे थे, जिससे लोगों को आसानी से जॉब्स मिलने लगे थे। अब लोगों को बैंक्स पर भी भरोसा आने लगा था, लेकिन उस समय चोरों को बैंक्स लूटना एक मकसद ही बन गया था। कहीं छोटे मोटे बैंक्स में चोरी भी हुई है, लेकिन उनमें से ये चोरी सबसे खास है। किस्से की शुरुआत होती है जब टोक्यो में रहे निहान ट्रस्ट बैंक मैनेजर को घर के मेल बॉक्स पर एक लेटर मिलता है, जिसको पढ़कर बहुत खौफनाक हो जाता है। उस लेटर में किसी अनजान आदमी से धमकी दी गई थी कि उसके बताए हुए ठिकाने पर 300 मिलियन येन को ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया, वरना उसके घर पर बॉम्ब से हमला कराएगा। इस लेटर को पढ़ने के बाद मैनेजर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, मगर इत्तेफाक से इसी तरह का एक और लेटर मैनेजर के ऑफिस में भी मिलता है। अब पुलिस अलर्ट हो जाती है और मैनेजर के घर और ऑफिस पर निगरानी करना शुरू कर देती है। अगले दिन मैनेजर सारे बैंकर्स को मीटिंग बुलाकर यह धमकी की बात बताता है और उन्हें यह भी कहता है कि सभी बैंकर्स किसी भी तरह के खतरे को सामना करने के लिए तैयार रहें। कुछ दिन गुजरने के बाद आखिर अब वो तारीख आ गई थी, 10 दिसंबर 1968, जो सारे 300 मिलियन येन को सही सलामती से उस समय की मशहूर टेक कंपनी तोशिबा को लौटाना था। तोशिबा एक बड़ी टेक कंपनी थी जिसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे। ये साल का आखिरी महीना था, जिसकी वजह से कंपनी को वर्कर्स के बोनसेस देना था। इतनी बड़ी कैश को डिलीवर करने की जिम्मेदारी बैंक्स पर ही थी। इस काम के लिए मैनेजर 4 लोगों को सौंपता है। वो 4 लोग मिलकर सारे कैश को 3 बड़ी सूटकेस में पैक कर देते हैं और कार की डिक्की में रखकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ ही मील दूरी पर एक पुलिस वाला कार को ओवरटेक करके उन्हें रोकता है और उन्हें कहता है कि बैंक मैनेजर के घर पर विस्फोटक हमला हुआ है, जिसमें उसकी मौत हो गई है और हमें जानकारी मिली है कि बैंक्स के कार पर भी बॉम्ब्स को लगाया गया है। सभी 4 बैंकर्स अच्छे से कार के अंदर तलाशी लेते हैं और पुलिस वाला बाहर से। तभी कार के नीचे से कुछ चिंगारी और धुआं आना शुरू हो जाता है। 4 बैंकर्स कार छोड़कर सेफ प्लेस पर भाग जाते हैं, जहां एक दीवार बनी थी। वहां से देखते हैं कि कार और पुलिस वाला दोनों गायब हैं, मगर पुलिस स्कूटर और एक फ्लेयर वहीं पड़ी है। अब बैंकर्स को कुछ समझ नहीं आया और वह सोचते हैं कि हिम्मती पुलिस वाला हमें बचाने के लिए कार को कोई सेफ प्लेस पर ले गया होगा। तभी वो बैंक मैनेजर को कॉल करके पूछते हैं। मैनेजर कहता है कि यहाँ किसी भी तरह का हमला नहीं हुआ है, यहाँ सब कुछ ठीक है। तब जाकर बैंकर्स को समझ आता है कि धुआं और चिंगारी कार से नहीं बल्कि नीचे पड़ी फ्लेयर से आ रही है और वो कोई बहादुर पुलिस वाला नहीं, वही चोर है और उसने 300 मिलियन येन लेकर अब फरार है। ये चोरी जापान के आज तक के सबसे बड़ी चोरी है। पुलिस को सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ऑफिसर्स क्राइम सीन पर आकर देखते हैं और कुछ सबूत या सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनके पास सबूत के तौर पर एक पुलिस 2 व्हीलर स्कूटर और एक फ्लेयर मिलती है। फ्लेयर तो कुछ भी मदद नहीं कर सकती और बाइक एक फेक पुलिस बाइक है, जिसमें सारे पार्ट्स भी चोरी के लगे हुए थे। पुलिस को इन 4 बैंकर्स को दबाव देकर पूछने पर भी ये कहते हैं चोर पुलिस की यूनिफॉर्म में था और उसने बड़ी होशियारी से इस प्लान को बिना गड़बड़ किए लूट कर फरार हो गया। इससे ज्यादा वो कुछ भी मदद नहीं कर पाए। अब ऑफिसर्स को सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था, क्योंकि चोरी की रकम 300 मिलियन येन थी। अब सारे शहर में नाकाबंदी लगा दिया जाता है और 10,000 पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय कर दिया जाता है। फिर सारे टोल्स और चेक पॉइंट्स पर बैंक की ब्लैक इंटीरियर वाली गाड़ियों को अच्छे से तलाशी करने के लिए कहा जाता है और फिर ऑफिसर्स को ख्याल आता है कि शायद चोर ने गाड़ियों को बदली होगी और वो नया आदेश देते हैं कि सभी गाड़ियों को अच्छी से तलाशी लें। जब तक ऑफिसर्स ये सोचते तब तक देर हो जाता है और चोर शहर छोड़कर निकल जाता है। इतनी बड़ी तलाशी का असर चोर पर जरा बराबर भी नहीं पड़ता। अगले दिन अब सारे न्यूज़पेपर में यही खबर छपी है और लोग हैरान थे इतनी बड़ी रकम कैसे चुराई, और कुछ लोग उसकी चालाकी से इम्प्रेस भी हुए, क्योंकि इतनी बड़ी रकम को उसने किसी पर भी एक चोट के बिना चुराया था। अब ऑफिसर्स के पास सबूत के तौर पर एक पुलिस बाइक और फ्लेयर है। ये दोनों भी कुछ भी मदद करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी सारे चोरी का सामान लगाया था। फिर पुलिस 4 बैंकर की मदद से स्केच बनाकर
7.5 लाख कॉपीज को सारे जापान में फैला देते हैं। इन्वेस्टिगेशन कई साल तक चलती है और ये जापान की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन माना जाता है, क्योंकि इसमें 1,10,000 से भी ज्यादा मुजरिम ठहराया जाता है और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए 1,70,000 से भी ज्यादा ऑफिसर्स शामिल थे। इस इन्वेस्टिगेशन का कुल खर्च 900 मिलियन येन था और ये चोरी की रकम से 2 गुनी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा खर्च गवर्नमेंट ने क्यों किया? क्योंकि उनको ये एहसास दिलाना था कि जापान का सिक्योरिटी सिस्टम बेहतर है और चोर को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है ताकि आगे होने वाली चोरियों को आराम से रोका जा सके। बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस को 3 लोगों पर बहुत शक था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए, जिसमें पहला इंसान उसी बैंक का मैनेजर है, क्योंकि मनी ट्रांसफरिंग के बारे में कोई नहीं जानता था और इतने बड़े कैश डिलीवरिंग के लिए ये सिर्फ कई से 4 लोगों को भेजता है और उस धमकी वाले लेटर्स को भेजने वाले का भी कुछ खास पता नहीं चलता, मगर कोई भी पुख्ता सबूत न होने के कारण इसे रिहा कर दिया जाता है। दूसरे शख्स का नाम है टाकिना शाजी। वैसे तो ये एक टैक्सी ड्राइवर है। इसकी तगड़ी ड्राइविंग स्किल, बैंक के करीब में इसका घर होना और इसका चेहरा उस तस्वीर से मैच होना पुलिस को बहुत मजबूर करता है इसे गिरफ्तार करने के लिए, मगर इससे भी कोई भी पुख्ता सबूत न होने के कारण इसे भी रिहा कर दिया जाता है। तीसरा और आखिरी शख्स है 19 साल का साटो यशिरो। ये लोकल क्रिमिनल गैंग में भी शामिल था। ये ज्यादातर कारों की चोरी करता था और इसके पिता पुलिस में थे। इस पर पुलिस को बहुत शक था, क्योंकि चोरी के दौरान कारों को बदलना, फेक कस्टमाइज बनाना और फेक यूनिफॉर्म बनाना, ये सब वो अपने पिता की असली चीजों को देखकर बनाया होगा। फिर इसे गिरफ्तार करने के समय तभी खबर आती है कि साटो यशिरो की जहर खाकर मौत हो गई है। पुलिस को लगता है कि शायद जेल जाने के डर से यह खुद को मार लिया होगा। इस सुसाइड के बाद पुलिस 3 जवाब देकर इस केस को हमेशा के लिए खत्म करती है। पहला जवाब यह है कि साटो यशिरो के फादर पुलिस में थे और इस चोरी और गिरफ्तारी से होने वाली बदनामी के डर से उन्होंने अपने बेटे को मार दिया होगा। दूसरा जवाब यह है कि साटो यशिरो के फादर ही इस चोरी का मास्टरमाइंड है और ये अपने बेटे को उन्होंने इसीलिए मार दिया होगा ताकि पूछताछ में वो उसका नाम न ले। तीसरा और आखिरी जवाब यह है कि साटो यशिरो ने अपने गैंग के साथ इस चोरी को अंजाम दिया होगा और जब उन्हें अंदाज हो गया कि साटो यशिरो गिरफ्तार होने वाला है, तब उसी के गैंग वालों ने मार दिया होगा। पुलिस का यह आखिरी जवाब काफी हद तक सही साबित हुआ, क्योंकि चोरी के बाद गैंग मेंबर से कई लोगों ने घर और 6 गाड़ियां खरीदी। इनमें से गैंग मेंबर को गिरफ्तार करने के बाद उसके पास बहुत पैसे कैश के तौर पर मिले। जब पुलिस उस कैश के बारे में पूछे तब उसने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया, मगर पुलिस को उससे भी कोई भी पुख्ता सबूत ना मिला, पर माना जाता है कि यह कैश उसी चोरी में लूटा हुआ कैश है। बाकी इस किस्से के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।